हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का सामान बन जाऊं। नेता बनकर नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे, बस चाहत है कि समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। नमस्कार, इनसे मिले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर एक खास मुकाम हासिल किया हो और हम आप सभी के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत रहे हों। तो स्वागत करते हैं मेहनत और लगन और सेवा का जुनून लिए श्री नरेंद्र कपिला जी का। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और इससे पहले कि हम आपकी जर्नी की शुरुआत करें, आपके जीवन में आपने कौन कौन से मुकाम हासिल किए, जी जी सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में दे दीजिए। जी, मैं धुंधन का निवासी हूँ जी, जो वर्की क्षेत्र में पड़ता है जी, और वर्तमान में मुझे अपने इलाके में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है। जी, और जून 2016 से मैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वाणिज्य प्रवक्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपकी अगर हम थोड़ा सा बचपन की ओर चलें, आपकी शिक्षा दीक्षा और आपका बचपन किस तरह से बीता और कहाँ पर बीता? जी, मैंने अपने जो स्कूली शिक्षा है उसी विद्यालय से प्राप्त की है जहाँ पर आज आप कार्यरत हैं। जी जी, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसी में अपनी सेवाएं दे सकूं। इसके लिए मैं अपने माँ बाप का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जी, तो आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक हुई है? मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमकॉम किया है जी, और साथ में एमए इकोनॉमिक्स भी किया है और ये मेरी सबसे उच्च शिक्षा रही है। अगर हम करियर की बात करें, जी। कब से आपकी शुरुआत हुई थी और आपके मन में क्या था बचपन से लेकर, क्या बनना आप चाहते थे? हाँ, बचपन में मैं एक बेहतर इंजीनियर बनना चाहता था, जी, लेकिन वक्त ने मुझे अध्यापक बनाया और मेरी लालसा तब तृप्त हुई जी, जब मैं आज अपने विद्यालय में बतौर प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मैं बड़ा अपने आप में बड़ा गौरव महसूस करता हूँ जी, कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा और उसी में अपने समाज के, अपने गांव के बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। जी, बिल्कुल। एक शिक्षक जो होता है वो देश के निर्माण में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहता है। आप इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन आज आप बहुत सारे इंजीनियर बना रहे हैं। जी जी। और अपनी शिक्षा के माध्यम से देश को मजबूत बना रहे हैं। करियर की आपकी शुरुआत जो हुई थी किस वर्ष से हुई थी? मैंने 1986 में एमकॉम जब कंप्लीट किया जी, तो उसके बाद 1988 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की जी, और लगभग 6 वर्ष तक वहाँ अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद 1997 में, यानी 27 अक्टूबर 1997 को, एक हमारे उस समय बैकवर्ड एरिया होता था, आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वहाँ पर है और उत्कृष्ट वरिष्ठ पाठशाला है मांगल जी, और वहाँ पर सबसे पहले मुझे मौका मिला एक सरकारी क्षेत्र में आने का। जी, और वहाँ से जो जुनून अपने शिक्षा देने के साथ साथ जो सामाजिक क्रियाओं के ऊपर रहता था वो वहीं से शुरू हुआ। और दीपक जी, मैं आपको बात बताऊं, उस समय जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो केवल एक छोटा सा कमरा था वहाँ, जिसमें मुख्याध्यापक महोदय भी बैठते थे और बाबूजी भी वहीं बैठा करते थे। जी, बिल्कुल। और 5 छपरियाँ, यानी 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को बिठाने के लिए घास की छपरियाँ बनाई जाती थी। एक और ही छत के नीचे? नहीं, ग्राउंड में बांस की छपरियाँ बनाई जाती थी, उसमें क्लासें ली जाती थी। ऐसा वक्त था उस समय। बिल्कुल समय की बात। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका मिला है, वहाँ उत्कृष्ट विद्यालय जी, बना है आज और बड़ी भव्य बिल्डिंग वहाँ बनी है। आपने वो ऐसा दौर देखा है जिस समय आपने बताया कि छपरी से शुरुआत होती थी, और आज की अगर हम दौर की बात करें तो शायद ऐसा कोई स्कूल होगा जहां पर पक्के मकान नहीं है और हर जगह पक्की बिल्डिंग है। बहुत अच्छा। आप तो एक दौर आपने देखा है उस समय का भी और इस समय का भी। क्या आप डिफरेंस पाते हैं दोनों दौर में? मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत विकास हुआ है जी, उस दौर को भी देखा है और आज का दौर भी देखा है कि हर विद्यालय में एक भव्य भवन विद्यार्थियों के लिए बना है। बिल्कुल। डिजिटल एजुकेशन पहुंची है हर विद्यालय में, हर जगह स्मार्ट बोर्ड हैं, हर जगह कंप्यूटर एजुकेशन है।
एलईडी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जी बिल्कुल। तो इसको हम और क्या कहेंगे कि स्वर्ग आज जो है, खासकर हिमाचल में तो बहुत बढ़िया एजुकेशन का स्तर है। बिल्कुल सही बात है जी। और अगर हम बात करते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें उस समय से लेके अब तक के दौर में कुछ परिवर्तन आए हों जो आपको लगता है? हाँ, अब क्योंकि मोबाइल का ज़माना है और क्योंकि देश में एक बुरा दौर भी आया बीच में, बिल्कुल। और उसमें विद्यार्थियों के हाथ में जब मोबाइल लग गया तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। बिल्कुल। और आज उस दुष्परिणाम को हम जब अपने सामने देखते हैं तो हमें पाते हैं कि नहीं, बच्चों में वो संस्कार जो है विहीनता आ रही है। बिल्कुल। अब उन संस्कार विहीनता को दूर करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम हमारे अध्यापकों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात। और हमें देखते हैं विद्यालयों में कि वे कुछ ही छात्र होते हैं, ऐसे तो हमने अपने व्यक्तिगत जो मेरा विद्यालय है उसमें हमने टोटली बैन किया है इसको, लेकिन फिर भी बीच बीच में कभी कभी मौका मिल जाता है जी। तो जब हम जब्त करते हैं तो उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाने के बाद ही उस मोबाइल को उनके हाथों में देते हैं और जो इसके दुष्परिणाम है उनके पेरेंट्स को बताते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि मोबाइल के जितने लाभ हैं उतनी हानियां भी हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये ऐसा कार्यक्रम हम अपने अपने विद्यालय में करते हैं। आपका जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो अपने आप में एक सेवा का क्षेत्र है। जी जी। लेकिन समाज सेवा जो है शिक्षा के साथ साथ, वो आपके अंदर जुनून कैसे जागा कि आपको उस क्षेत्र में भी साथ में जाना चाहिए? जी, मैंने देखा है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ समाज को पढ़ाने की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल, ये समय के साथ रहता है। क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता बच्चों को नहीं है, उस बच्चों के साथ साथ समाज को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और शिक्षा केवल मात्र डिग्रियों से नहीं प्राप्त होती, बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार हैं उन संस्कारों को समाज में होना बड़ा जरूरी है, तभी हमारे बच्चे संस्कारित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं जिसमें सामाजिक सहभागिता को लेकर जो है उन्हें अवगत कराते हैं कि भाई आज के बच्चों में जो ये कमियां आ रही हैं उसको दूर करने का प्रयास पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। ये सारी की सारी जिम्मेवारी अध्यापकों की नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए जितने जिम्मेवार अध्यापक हैं उतने ही पेरेंट्स भी जिम्मेवार है अपने नई पीढ़ी को। पूरे समाज की जिम्मेवारी भी एक तरह से बनती है। कोविड का समय था, वो बहुत ही बुरा समय था पूरे देश के लिए और ये कहें कि पूरे विश्व के लिए। ऐसे समय में आपने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा और अपना भरपूर योगदान दिया। जी। क्या उस वक्त का एक्सपीरियंस आपके पास रहा है और किस तरह से आपने उस समय को बिताया था? उस समय का जो कालखंड रहा है, बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड रहा है। और हमने देखा है कि एकदम पूरे देश में ऐसा लगा कि भाई अब कुछ अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल सही। सभी लोग डरे हुए थे, चारों तरफ भय का माहौल था। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया ऐसा है कि वहाँ पर सीमेंट प्लांट भी है, बहुत सारे प्रवासी लोग भी वहाँ पर काम करने आते हैं और उनका अपने घरों को जाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने अपने इलाके में बहुत सारे जो हमारे मित्रगण हैं, जो समाज से भी है हमारे दोस्त, तो उन सबको इकट्ठा करने के बाद जो है हमने थोड़े बहुत ही कलेक्शन की और उससे जो है उन प्रवासियों के लिए भोजन की किटें, मतलब जिसमें पूरा एक हफ्ते का राशन रहता था जी, तो ऐसे किट्स जो है वो उन प्रवासी मजदूरों को देने का प्रयास किया, जिससे एक तरह का समाज सेवा हुई और अपने दिल को भी सुकून मिला कि नहीं भाई ये भी हमारे भारतीय हैं। सही बात। और ये भी, इनको भी जीने का अधिकार है, ये इनको अपने घरों से कितने दूर हैं। तो ऐसा किया, लेकिन उस दौरान एक बड़ी विडंबना हुई कि भाई हमारा एक साथी उसमें चल बसा, जो हमारे वहाँ के जो ट्रक यूनियन थे उसके प्रधान थे वो जी। उनका जाने का बड़ा दुख हमें हुआ। लेकिन जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई की दौर था तो उस समय हमने, हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी ऐसी प्रेरणा हमारे लिए रहती है कि जिनकी प्रेरणा से हमने बच्चों के हर विषय के नोट्स हर अध्यापक ने तैयार किए जी, और गांव-गांव में जाकर जो है उन बच्चों तक पहुंचाए, घर घर जाकर, घर घर जाके। और हर घर पाठशाला का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस समय भी चलाया था जी। तो हमने स्वयं जाके जो है गांव में इस तरह का कार्यक्रम किए वहाँ पर, और जिसका जो परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे जो है उस कार्य के लिए वो राज्य पुरस्कार के लिए भी चयनित किया। वाह। और मुझे 2020 में राज्य पुरस्कार जो शिक्षा विभाग हमारा हिमाचल प्रदेश देता है
वो प्राप्त हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवादी है कि जिन्होंने मेरे कार्य की सराहना की और मुझे इस योग्य समझा कि उस दौर में इस तरह का काम करना जो है एक बड़ा साहसिक काम है। तो ऐसा कुछ कार्य रहा हमारा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। मानवता की जो सेवा है वो सबसे बड़ा धर्म है, और ख़ास तौर पर महामारी के समय में जो अपना योगदान देते हैं वो बिल्कुल बधाई के पात्र तो होते ही हैं और पुरस्कार के पात्र भी होते हैं। आप एक बार फिर से बधाई देना चाहेंगे कि आप उस पुरस्कार के पात्र रहे हैं और आपको वो मिला भी है। क्या क्षण और कैसा महसूस आप उस समय कर रहे हैं जब आपको पुरस्कार मिला? क्योंकि आपकी जो मेहनत थी एक तरह से, अंदर से तो आपको सुकून डेफिनेटली मिलता है, लेकिन पुरस्कार लेते वक्त क्या आपकी फीलिंग्स रहीं वो हमें बताएं आप ज़रूर। मुझे पुरस्कार देने की जिसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ जी, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री सरताज सिंह राठौर जी को देता हूँ जी। साथ ही मेरे उस समय के इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं प्रकाश चंद बट्टू जी, उनको भी श्रेय देता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय अपने माँ बाप को देता हूँ जिनके संस्कारों की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल। और इस सारी प्रक्रिया में मेरे प्रधानाचार्य जी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने मुझे हर पल जो है वो प्रेरित ही किया और मेरे हर कार्य के लिए जो है वो सराहना भी की। तो उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है कि मुझे हिमाचल सरकार ने जो है वो ये राज्य पुरस्कार से नवाजा है। दूसरी बात कि मैं जिन जिन भी स्थानों पर रहा हूँ, मांगल से लेके और धुंधन तक जी, क्योंकि मेरा ये अंतिम अब पड़ाव है धुंधन स्कूल। वैसे तो मैं पिछले वर्ष ही सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे राज्य पुरस्कार मिला है और सरकार ने मुझे 1 साल की एक्सटेंशन दी है, आजकल मैं एक्सटेंशन पीरियड में हूँ। बिल्कुल सही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई हर इलाका जो है मुझे बहुत प्रेम करता था। बिल्कुल सही। और हमने देखा है उनके प्रेम को भी कि लोग दूसरी बार कहीं उस स्थान पर जाना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग ये चाहते कि नहीं भाई ये दोबारा हमारे इलाके में सेवा करने के लिए जरूर आना चाहिए जी। बिल्कुल। तो ऐसी प्रेरणाएं उन बच्चों से भी मिलती है जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो अपने मुकाम हासिल करे। हमारा आशीर्वाद आज भी उनके लिए हर समय बना। सही बात है, ये आपके व्यक्तित्व की खूबी है कि आज भी आपको लोग वहीं चाहते हैं और वैसा ही प्यार देते हैं जैसा पहले देते आए हैं। और यही कारण है कि आपको एक्सटेंशन भी मिली है और आप 1 साल एक्स्ट्रा अपना सेवा विस्तार दे रहे हैं। कोविड का जो समय था वो बहुत ही मुश्किल का दौर था। उस समय को पार करने के लिए आपको अपने साथियों की, परिवारजनों की कितनी मदद मिली है? हाँ देखिए, परिवार जब तक स्वतंत्र नहीं छोड़ेगा जी बिल्कुल, तब तक हम किसी भी समाज की सेवा नहीं कर सकते। तो मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, खासकर अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का जी, कि जो मुझे स्वतंत्र छोड़ देते हैं ऐसे। क्योंकि वह सुबह जाना, शाम को लेट आना, कोई भी परिवार ऐसा झेलता नहीं है। लेकिन घर में आप जैसे हम पहुँचते तो मैं चुपके जैसे से अपने कमरे में चले जाता हूँ, चलो उतनी देर तक जो है वो गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने बच्चों का भी और अपनी माँ का भी और अपनी पत्नी का भी कि जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया है जी। और आज के दौर की अगर हम बात करें तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि जो शिक्षा के लिए खास तौर पर जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा भेजना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, सरकारी जो क्षेत्र है, जो स्कूल्स है, वहाँ पे क्या शिक्षा का स्तर उस लेवल का नहीं है, या फिर कुछ चुनौतियाँ वहाँ पर हैं इस तरह की, या फिर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरह से बच्चों को सरकारी क्षेत्र में? जी दीपक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और मैंने जब अपने धुंधन में ज्वाइन किया था तो उस समय 364 विद्यार्थी थे जी उस विद्यालय में। लेकिन हमारे जाने के बाद हमने कंपटीशन किया और 1 साल में ही हमने उस संख्या को 510 तक पहुंचाया। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से बच्चे हमारे पास आए। इसका एक ही कारण रहता है कि भाई आप क्वालिटी एजुकेशन कितना देते हैं अपने विद्यालय में। उसके लिए मैं अपने प्रधानाचार्य का धन्यवादी तो हूँ, लेकिन साथ में जो हमारी टीम है वो इतनी योग्य टीम है कि
उनकी तुलना किसी भी विद्यालय के अध्यापकों से नहीं की जा सकती। जी। इतने आज्ञाकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, निष्ठावान हैं। आप 9 बजे लगता है पता कि भाई स्कूल लग रहा है, लेकिन कब छुट्टी होती है ये पता नहीं चलता मेरे विद्यालय में। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। हाँ, 3 बजे भी जा रहे हैं, 4 बजे भी जा रहे हैं, 5 बजे भी जा रहे हैं। बच्चे कोई वहाँ ट्यूट कर रहा है, बच्चे ने कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए वहाँ पर क्लासेज ले रहा है, मेरा मैथ का टीचर ले रहा है, मेरा अंग्रेजी का टीचर ले रहा है। तो ये सारा इस तरह का माहौल बनाना जो है वो एक वही प्रिंसिपल कर सकता है जिसमें ये अपने समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा हो। बिल्कुल सही बात आपने की। कोविड के बाद जो है एक ऐसा दौर ये रहा है जिसमें कहीं ना कहीं एक गैप आ गया था शिक्षा के स्तर पे। और चाहे वो छोटी क्लासेस की बात करें, चाहे हम बड़ी क्लासेस की बात करें, खासतौर पर बोर्ड की कक्षाओं की अगर हम बात करें तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां करनी बहुत ज़रूरी थी। किस तरह से आपने उस गैप को फिलअप किया? दीपक जी, मैं बहुत ही कम स्कूलों में ऐसा देखा गया है जी कि बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाए, ऐसी सोच रखने वाले अध्यापक बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा इलाका बहुत धन्यवादी है अपने प्रिंसिपल महोदय का कि वो उन्होंने इस जो कठिनाई का दौर से जब बाहर बच्चे आए उसके बाद उनका लॉस पूरा करने के लिए 3 बजे से लेकर 4 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई रोज। और हर जो बोर्ड की जो क्लासेस थी यानी 9th 10th 11th और 12th के लिए सभी टीचरों से आग्रह किया कि भाई आप लोग उसी टाइम टेबल के मुताबिक जो है अपनी क्लासेस लेंगे। और हमने देखा कि परिणाम बड़े सुलभ आए, पॉजिटिव परिणाम आए उसके, और बच्चों ने अपने मेरिट में भी स्थान दिया है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो कैप्सूल क्लासेज है वो हम लोग अपने विद्यालयों में करते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज के दौर में आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? आज तो चुनौती सबसे बड़ी तो यही है कि भाई हम अपने सरकारी क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं उनको सरवाइव कैसे रिटेन कर पाए, उनकी जो संख्या है वो दिनों दिन कम कैसे हो रही है। दीपक जी, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मेरे विद्यालय में 6ठी से लेकर 10वीं तक हमने पैरेलल इंग्लिश मीडियम चलाया है जी। और उसके लिए अलग से हमने 2 अध्यापकों को रखा है और प्रत्येक वो विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो उसको 100 रुपया हम एक्स्ट्रा फीस लेते हैं ताकि हम उनकी जो रखे हुए टीचर्स हैं उनकी सैलरी दे सके। तो वो एक महज कारण एक रहा कि भाई जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़नी शुरू हो गई जी। और परिणाम ये आया कि भाई जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी लाभ मिला हमें जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्रीम जैसे बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट ज़्यादा काउंट करता है हमारा। तो जो मेरिटोरियस बच्चे थे वो दूसरे स्कूलों में चले जाने, हमारे पास वही गरीब किसानों के बच्चे आने तो वो घरों में भी काम करें, विद्यालय की पढ़ाई का बोझ भी झेलें, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन हमने विद्यालय में ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय की प्रेरणा से, और आज हम देखते हैं कि भाई हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डेफिनेटली जी। एक तरह से अगर देखा जाए तो शिक्षा चाहे वो सरकारी विद्यालय से हो या प्राइवेट विद्यालय से हो, बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबको एक ही देना पड़ता है जी। आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी उनको कुछ कमी महसूस होती है या फिर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि प्राइवेट स्कूल के जो विद्यार्थी है वही आगे जा सकते हैं? दीपक जी, मेरे सामने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सरकारी क्षेत्र के विद्यालय के बच्चे जो है बहुत आगे, ज़्यादा आगे। और उसका कारण ये है कि भाई हमारे पास जो है जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बेहतर प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारा अध्यापक बिल्कुल ट्रेंड है, वो समझता है, अपनी जिम्मेवारी को भी समझता है, अपने राष्ट्र के विषय में भी समझता है। प्राइवेट स्कूल्स में कुछ बातें और होती है, सैलरी कम होगी, शोषित रहेगा अध्यापक, वहाँ पर मालिक के लिए पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, टीचर्स के लिए कोई ऐसा बिजनेस कंसेप्ट, हाँ बिजनेस कंसेप्ट वहाँ ज़्यादा रहता है। तो वो बुकिश नॉलेज तो रखते हैं लेकिन संस्कार उतने नहीं होते। हमारे विद्यार्थियों में संस्कार ज़्यादा होते हैं, हालांकि शरारती तत्व तो मिल ही जाते हैं 2-4 जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा संस्कारी बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों के रहते हैं जी बिल्कुल। ऐसा मैंने पाया है अपने जीवन में। तो दीपक जी, ऐसे
हम अपने विद्यालय में करते रहते हैं। आपकी अपनी तरफ से भी कोशिश रहती होगी कि जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। जी जी। किस तरह के प्रयास आप करते हैं? एक तो सरकारी विद्यालयों में ऐसा कोई साधन नहीं होता कि हम कोई एडवर्टीजमेंट करें, बिल्कुल पूरे गवर्नमेंट नॉर्म से चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। बाकायदा पंफलेट निकालेंगे, आकर्षक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, जो दूसरे स्कूलों में सुविधाएं होती है जहाँ पर आकर्षित होता है बच्चा, जैसे आपकी टाई है, क्या बोलते हैं, ब्लेजर्स हैं, आपके बैजेस हैं, बेल्ट है, बढ़िया सुंदर बना के उनको तैयार करते। गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को थोड़ा आइडेंटिफाई भी किया है कि वो इक्विवेलेंट टू प्राइवेट स्कूल जो है उसका पहनावा उस तरह से हो, उनका जो वेशभूषा, सारी बातें जो है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, शायद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग सभी विद्यालयों में बेहतरीन है जी। सिर्फ यही रहता है हमारे विद्यालयों में कि बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी वीकर सेक्शंस के आते हैं जी। जिन बच्चों को फीस देने का भी मुश्किल रहती है। तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फीस होती है, इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो सरकारी स्कूलों में आते हैं। अच्छा, तीसरी बात है कि प्रवासी लोग जो यहाँ हैं उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं, तो वो कमाएंगे तभी फीस दे पाएंगे। बिल्कुल सही। तो ऐसी चुनौतियाँ भी रहती है। तो हमने अपने विद्यालय में इस प्रकार का एक योजना बनाई है कि जो इस प्रकार का विद्यार्थी है उसको हम स्वयं फैसिलिटेट करेंगे। बिल्कुल। उसकी फीस देने का प्रावधान हमारे अध्यापक कर लेते हैं, उनके वर्दी का प्रावधान, अगर कोई वर्दी में कोई प्रॉब्लम आती है, बुक्स का कोई ऐसा इशू रहता है, हालांकि सरकारी क्षेत्र में तो सभी को मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रहता है, कापियों की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसा हम विद्यालय में मैनेज कर लेते हैं। बच्चों और युवाओं पे खास तौर पर अगर हम कोविड के समय की बात करें, उससे पहले हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे। जी। लेकिन कोविड के दौर के बाद सबको मोबाइल देना कंपलसरी हो गया। ऑनलाइन क्लासेस लगनी थी और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले और अभी तक भी जो है बच्चों पर उसका असर पड़ रहा है? अब तो हम उस दौर से काफ़ी निकल चुके हैं जी। बिल्कुल। लेकिन जिस समय कोविड के तुरंत बाद जब स्कूल खुले थे तो बच्चों को एक तरह की बीमारी लग गई। पूरा दिन वो क्लास में बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि घर में तो 24 घंटे मोबाइल था, चाहे वो पढ़ने के बहाने से था चाहे किसी दूसरे बहाने से था। लेकिन अब उस दौर से हम निकल चुके हैं, अब वो दौर नहीं रहा। वो एक चुनौती तो थी अध्यापकों के लिए कि भाई उस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए, लेकिन अब वो दौर निकल चुका है और विद्यार्थी अपने पूरे ट्रैक पर आ गए हैं पढ़ाई में। जी। अपने स्कूल की कोई ऐसी घटना का आप जिक्र करना चाहेंगे जो आपको प्रेरणा देती है समाज सेवा में जाने के लिए? अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ एक साइंस लैब बननी थी जी। दीपक जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत एक हास्यप्रद भी लगेगा आपको, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ एक्शन साहब आए कि उन्होंने साइट देखी कि भाई देखो यहाँ ये लैब बनाने के लिए जो आपके पास भूमि नहीं है, इसलिए फिर आगे देखेंगे। तो आपने कहा कि इसके लिए कितने बाय कितने का प्लॉट चाहिए। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई अगर ये प्लॉट ऐसे ऐसे इसको बना देते हैं आप, तो हम परसों आपके पास आ जाएंगे। आप हैरान रहेंगे कि स्टेज के ऊपर जो है 10 मिनट के लिए प्रिंसिपल साहब ने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और 82,000 रुपये कलेक्ट हो गया जी। और हमने प्लाट बनाया और 68,000 में प्लॉट बन गया। क्या बात है। तीसरे दिन एक्शन साहब आए, वो उसकी प्लानिंग कर गए। आज भव्य साइंस लैब वहाँ पर। बात यह है कि अगर हम कुछ विजन लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो कारवां बनना शुरू हो जाता है, लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे, खासतौर पर बच्चों और युवाओं को? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्र के हित में काम करें और राष्ट्र की सोच रखें, क्योंकि राष्ट्र है तभी हम हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है, क्योंकि आपने एक ऐसा दौर देखा है जिस समय मुश्किल का दौर था और उस समय आपने इनिशिएटिव लिया, एक प्रोएक्टिव होकर आपने काम किया और कुछ ना कुछ एक नई सोच के साथ काम किया। और नई सोच के साथ जब भी हम काम करते हैं तो हम डेफिनेटली अपनी मंजिल को पाते हैं और समाज के लिए भी कोई ना कोई एक संदेश देकर जाते हैं। आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने हमें, हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और समाज सेवा के क्षेत्र में आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो और दृढ़ निश्चय हो और सेवा का भाव हो तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के इस अंक में आज फिलहाल इतना ही।
अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।